नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों में हम जिला सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इसी के क्रम में आज ये पहला वीडियो है। ठीक है, जिला सीरीज़ का आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की जानी चाहिए, तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट की आज हम शुरू करने वाले हैं। इसका ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में ये कवर होगा पूरा। देखिए, इसका जो पहला पार्ट है उसमें जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसमें। पहला तो ये रहेगा कि जो उत्तराखंड है वो कहाँ लोकेट करता है भारत में, और भारत की पोजीशन क्या है, उसके बाद उत्तराखंड की पोजीशन क्या है, उसके बाद देहरादून की पोजीशन क्या है मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली जो देहरादून है वो किस डायरेक्शन में लोकेट करता है उत्तराखंड के। ठीक है, और उत्तराखंड कहाँ लोकेट करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा इसका हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यानी कि इसका पौराणिक इतिहास क्या है, पुरातात्विक इतिहास क्या है, प्रमुख युद्ध कौन से हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन इसका जो पार्ट 2 है उसकी भी जानकारी थोड़ी सी मैं आपको दे दूं। जो वीडियो आएगा पार्ट 2 में उसमें आपका स्टैटिक पोर्शन रहेगा। स्टैटिक पोर्शन मतलब जहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कौन से प्रमुख संस्थान है, यहाँ क्या कौन से प्रमुख मंदिर है, यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके जो होता है आपका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ के एरिया क्या है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, साक्षरता क्या है। तो जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वो वर्क नहीं करता है तो GOV एग्जाम इन्फो सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आगे बढ़े उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं, इन सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 90% पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ। यानी कि जो जिलाओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका 90% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रही कि जो 10% है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं आखिर में। तो जो 10% चीज़ें छूट जाएंगी या 5% चीज़ें, तो उनको हम अलग से कर लेंगे, एक अलग से उसका डेडिकेटेड क्लास बना देंगे ताकि आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटे नहीं। ठीक है, फिलहाल जो 90% पोर्शन है इतना तो आप मान के चलिए कि इन वीडियोस से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इन सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका काफ़ी इसमें बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती है, क्या क्या नहीं। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले नोट्स बना रहे हैं तो ऊपर से हेडिंग डाल लीजिए, भारत, उत्तराखंड और देहरादून का संक्षिप्त भौगोलिक परिचय। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं इंडिया के जीके में। ठीक है, देखिए, भौगोलिक परिचय की बात करें तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार। फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। देशांतर क्या होता है, जो ये खड़ी लाइन है ये होता है आपका देशांतर। ठीक है, और अक्षांश क्या होता है, इंग्लिश में से कहता है लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई लाइनें, इसको याद रखिएगा। तो अगर आपसे अक्षांश विस्तार की बात पूछी जाए तो माफ़ कीजिएगा, ये देशांतर है। तो देशांतर विस्तार की बात पूछी जाए तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल के बताता हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्व, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर पूछा जाए अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितनी है, इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि उत्तर। ठीक है, उत्तर डायरेक्शन में ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो 1-2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया के मैप से, वो है आपका पहला तो ये है कि इसका जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 30 डिग्री का विस्तार है इसका। तो ये सिंपल है, इसको याद रखिएगा, 30 डिग्री का विस्तार है इसका। अगर ये पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लेंथ पूछी जाए,
तो ये कितनी है 2933 किलोमीटर। यही चीज़ उत्तर से दक्षिण में पूछी जाए तो ये कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसका जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, यानी कि उत्तर की दिशा में जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी कि सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है, तो यह है आपका इंदिरा कोल, जम्मू और कश्मीर में। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है इंडिया के जीके में। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इंडिया के मैप से आते हैं, तो इसकी यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रीफ जानकारी दे दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे उत्तराखंड की। तो देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कितने स्टेट्स को टच करता है। स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड से टच करता है, पहला स्टेट। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। मात्र 2 ऐसे राज्य हैं जो उत्तराखंड की बाउंड्री से टच करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बात करेगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट की, तो देहरादून भी इन 2 राज्यों से टच करता है, और ये एकमात्र ऐसा ज़िला है कह सकते हैं जो इन 2 राज्यों को टच करता है। इसके अलावा अन्य जो ज़िला है, अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है, वो या तो किसी देश को टच करता है, ठीक है, ये हो गया तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन, या फिर नेपाल को। ठीक है, नेपाल को टच करता है या फिर तिब्बत को टच करता है। ठीक है, और या फिर किसी एक राज्य को। 2 राज्य को टच करने वाला देहरादून एकमात्र ऐसा ज़िला है। तो इसको भी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और देश की बात मैंने बता दी, उत्तराखंड 2 देश को टच करता है यहाँ पर। पहला है तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत याद रखिएगा सिंपली। दूसरा है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल, इन 2 देशों को ये टच करता है, इसकी जो बाउंड्री है वो। तो देखिए, ये तो हो गया आपका कि उत्तराखंड राज्य जो है अन्य किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं इसके पड़ोसी राज्य कौन से। दूसरा, ये कौन कौन सी कंट्री को टच करता है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसका बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है वो 2 राज्यों से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ देहरादून का भी ये 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। अब बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की पोजीशन कहाँ है डायरेक्शन वाइज, ये किस दिशा में उत्तराखंड के माफ़ कीजिएगा, भारत के मैप में उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, तो देखिए एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी जगह का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं मैप के अकॉर्डिंग, यानी कि मैप में आप उसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो सिंपली उस मैप को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 भागों में यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है मैप को। अब देखिए, मान लीजिए आप इस तरह से लेटे हुए हैं ज़मीन पर, तो जिस ओर आपका दायां हाथ है वो हो गया ईस्ट, जिस ओर आपका बायां हाथ है वो हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, इसी तरह से जिस ओर आपका सर है वो हो गया नॉर्थ, और जिस ओर आपका पैर है वह हो गया आपका साउथ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का बेसिक सेंस बनता है इससे। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी आप मैप पर किसी चीज़ की डायरेक्शन को पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो अपने आप को समझ लीजिए आप उस समतल पर लेटे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस ओर आपका दायां हाथ है वो है आपका ईस्ट, जिस ओर आपका बायां हाथ है वो है आपका वेस्ट, इसी तरह से जिस ओर आपका सर है वो नॉर्थ, उसी तरह से पैर जिधर है वो है आपका साउथ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या देख पा रहे हैं, उत्तराखंड कहाँ स्थित है, नॉर्थ में। ठीक है, ये नॉर्थ में स्थित है। डायरेक्शन पूछा जाए तो सिंपल इसका आंसर है ये नॉर्थ में स्थित है उत्तराखंड, यानी कि उत्तर में ही स्थित है ये। अब कई बार इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर पूर्व इसलिए कहा जाता है। देखिए, इसका अगर बीच के एरिया की बात करें तो ये क्या है, आपका ईस्ट है, ये है आपके नॉर्थ। ठीक है, तो इस रीजन को क्या कहेंगे, इसकी ओर जो ये रीजन है, तो रीजन की बात की जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, इसका मेन डायरेक्शन नॉर्थ है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है ये यहाँ तक है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएगा, उत्तर पूर्व आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तराखंड किस रीजन में आता है, तो उत्तर पूर्व में आता है, किस दिशा में है भारत के मानचित्र के सापेक्ष, तो ये आपका उत्तर दिशा में है। सिंपल इसका आंसर है, और इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, कई बार अगर वैसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है अक्षांश और देशांतर में, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसको शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो इसको नोट कर लीजिए। यह है आपका 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक है, यह है आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब अगर पूछा जाए कि देशांतर विस्तार किसका है, पूर्वी देशांतर विस्तार इसका कितना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। 77 डिग्री से लेकर माफ़ कीजिएगा 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक। ठीक है, तो ये है आपका देशांतर विस्तार उत्तराखंड का। अब आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पर, यानी कि देहरादून पर।
अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, देहरादून से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, देखिए अगर ये पूछा जाए, जनरली एक चीज़ यहाँ पर नहीं पूछी जाती कि इसका विस्तार कितना है, फिर भी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, आप इसको अलग से नोट करके रख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा इंडिया का लोकेशन पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, या फिर उत्तराखंड का कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी भी जिले का जो विस्तार है वो कभी भी पूछा नहीं गया अभी तक। आगे क्या होगा इसके बारे में कह नहीं सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए पूर्वी देशांतर विस्तार की बात करें तो यह है आपका 77 डिग्री 35 मिनट से लेकर 78 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, अगर अक्षांशीय विस्तार अगर इसकी बात करें तो यह है आपका 30 डिग्री 33 मिनट से लेकर 29 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका जो पड़ोसी राज्य है देहरादून का, वो किस, इसका जो बॉर्डर है वो किस राज्यों से टच करता है, तो इसको मैंने पहले बता दिया है, ये सिर्फ 2 राज्यों से टच करता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितने जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, देहरादून, तो आप देखिए इसको डायरेक्शन के सापेक्ष समझ लेते हैं कि ये किस डायरेक्शन में कौन सा जिला है और कहाँ कहाँ पर ये किस जिले से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ये आपका उत्तरकाशी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में, जो आपका उत्तर पूर्व है वहाँ पर उत्तरकाशी से घिरा हुआ है। पूर्व में आपका टिहरी गढ़वाल से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्व डायरेक्शन में। तीसरे नंबर पर आता है इसका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये पौड़ी गढ़वाल से, और दक्षिण में ये हरिद्वार से। तो ये 4 जिलों से घिरा हुआ है, सिंपल इसका आंसर है। देहरादून जो है वो 4 जिलों से घिरा हुआ जिला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर नदियों वगैरह की बात मैं आगे करने वाला हूँ, और रही बात इसके एरिया की या फिर इसके बॉर्डर की लेंथ की, और बाकी चीज़ें जो स्टैटिक जीके में आती है वो हम कल ही डिस्कस कर लेंगे अलग से, ताकि आप एक साथ उसको पढ़ पाए। ठीक है, तो आज जो हम आगे बात करने वाले हैं, अब इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी जो हिस्ट्री है देहरादून की वो क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, ये सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं देहरादून की स्थापना, नामकरण, इतिहास। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसकी हेडिंग डाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसका नामकरण कैसे हुआ, ये नाम आखिर आया कहाँ से, देहरादून आया कहाँ से। तो देखिए देहरादून की बात करें तो सिखों के एक गुरु थे, गुरु राम राय, जो कि कीरतपुर पंजाब से आए थे, और उन्होंने यहाँ पर इस एरिया में बेसिकली, तब ये देहरादून के नाम से नहीं जाना जाता था, और इस एरिया में आकर ये बस गए थे, इन्होंने अपना डेरा जमाया था। तो उसी के बाद से यहाँ के जो लोग हैं और इनके जो अनुयायी हैं उस समय, वो इस जगह को डेरा के नाम से जानते थे, डेरा, गुरु राम राय का डेरा। तो उसी के बाद इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा चेंज होते रहा, देहरादून, देहरादून, देहरा, देहरा के नाम से ये फेमस होने लगा, और बाद में ये देहरादून के नाम से जाने लगा। दून क्यों कहा गया इसको? देखिए दून का जो मतलब होता है, 2 पहाड़ियों के बीच की जो घाटी है वो होता है दून। ठीक है, तो इसीलिए ये देहरादून के नाम से जाने जाने लगा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें देखिए गुरु राम राय जो है आपके, उन्होंने 1699, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, गुरु राम राय ने 1699 में गुरु राम राय दरबार की स्थापना की थी, तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि देहरादून में आए सिख गुरु ने किस गुरुद्वारे की स्थापना की थी, तो गुरु राम राय दरबार गुरुद्वारे की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि देहरादून नाम की जो शुरुआत है वो 1699 में ही शुरू हो गया था। अच्छा, एक और बात नोट कीजिए यहाँ पर कि जो ये 1699 है वो इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी नींव पड़ी थी, जो आपका दरबार है, गुरुद्वारा है, वो इस समय शुरू हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये 1707 में, लगभग 8 साल बाद ये तैयार हुआ था बनकर। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और मान्यता है इसमें कि जो द्रोणाचार्य है उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, देहरादून शहर से 19 किलोमीटर दूर जाकर देवदार पर्वत के नीचे। तो तभी से इस घाटी को द्रोण आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से सिख गुरु देहरादून में आकर बसे थे, जहाँ पर उन्होंने डेरा लगाया था।
तो ये पूछा जा सकता है कि कौन थे वो, तो ये गुरु राम राय थे जो कि कीरतपुर पंजाब से आए थे। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि गुरु राम राय ने कौन सी गुरुद्वारा बनवाया था, तो गुरु राम राय दरबार के नाम से इन्होंने गुरुद्वारा बनवाया था। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा, इसमें एक और पॉइंट रह गया है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि गुरु राम राय द्वारा बनाया गया गुरुद्वारा कब बनाया गया था, तो 1699 में। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, जब ये गुरुद्वारा बना तो इन्होंने एक झंडा मार्च किया था, बेसिकली इन्होंने एक झंडा लहराया था और तभी से एक मेला यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने ये झंडा फहराया था इस गुरुद्वारे पे, और इन्होंने तभी से वहाँ के जो लोग हैं इस जगह पर क्या मनाते हैं, झंडा मेला। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला है झंडा मेला। ठीक है, इसी अवसर पर ये शुरू किया गया था और ये होली के टाइम शुरू किया जाता है। लगभग 5 दिन बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि देहरादून में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा, तो ये झंडा मेला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर कौन कौन लोग आकर बसे, कौन कौन से यहाँ पर घटनाएं हुई, कौन कौन से यहाँ पर इसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कौन कौन से, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया आपका कि नामकरण इसका कैसे हुआ, यानी कि इसका नाम देहरादून कैसे हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका हिस्ट्री क्या है, इस जगह से कौन कौन बिलोंग करते हैं, इसका पौराणिक इतिहास क्या है, रामायण और महाभारत में इसका जिक्र, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पौराणिक इतिहास की बात कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, जैसे ही मैंने बनाया है उसी तरह से आप लिख सकते हैं। देहरादून के पौराणिक इतिहास में डैश करके लिख सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं आप तो ऊपर से ये हेडिंग डाल सकते हैं, देहरादून का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि इसका जो सबसे पहला जिक्र मिलता है वह है आपका स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, देखिए, जो एक मधु कैटभ नाम का राक्षस था उसका संहार इसी क्षेत्र में हुआ था। और किसने किया था, भगवान विष्णु ने, या स्कंद पुराण के अनुसार। ठीक है, दूसरे नंबर पर रामायण और महाभारत की बात करें तो इसकी बात करें अगर रामायण महाभारत की, तो देखिए, रामायण की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अंग्रेज लेखक हैं एक, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, GRC विलियम। ठीक है, GRC विलियम। इनके अकॉर्डिंग, इनके मुताबिक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका कि नाम था मेमोयर्स ऑफ दून। ठीक है, मेमोयर्स ऑफ दून। तो इस नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिनमें इन्होंने कहा था रामायण के बारे में कि जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो जो भगवान राम के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, आपने नाम सुना होगा। गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को कहा था, चूँकि उन्होंने रावण की हत्या की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप दोनों को यहाँ पर प्रायश्चित करना पड़ेगा। और भगवान राम प्रायश्चित करने के लिए तपस्या के रूप में इस जगह पर आए थे, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों। ठीक है, तो ये आपका रामायण में इसका जिक्र मिलता है। महाभारत की बात करें तो जो पांडव है वो भी इस क्षेत्र में आए थे। तो ये है आपका बेसिकली पौराणिक इतिहास, कौन कौन यहाँ पर कौन कौन इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ग्रुप C लेवल में जो पूछे जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर ये भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं। इसका पुरातात्विक इतिहास से कुछ क्वेश्चन आते हैं हालांकि। देखिए, ये PCS लेवल का एग्ज़ाम नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ बस उतना नोट कर लीजिए और पुरातात्विक इतिहास देख लीजिए। देखिए, पुरातात्विक इतिहास की बात करें तो यमुना नदी के तट पर कालसी में अशोक के शिलालेख इसी जगह में मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, देहरादून में अशोक के शिलालेख कहाँ मिले, तो यमुना नदी के तट पर कालसी में। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देहरादून में यमुना नदी के तट पर कालसी में अशोक कौन से शिलालेख मिले, तो ये अशोक के शिलालेख मिले, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि 7वीं शताब्दी में यहाँ कौन सा चीनी यात्री आया था, ह्यूनसांग, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद से ये क्षेत्र कालसी के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप चाहें तो इसको एक एक करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ भग्नावशेष भी मिले थे, जो प्राचीन अवशेष हैं वो भी यहाँ पर मिले थे राजा महाराजाओं के इसी क्षेत्र में, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्कंद पुराण के ही अनुसार ये जो इलाका है, ये जो पूरी घाटी है देहरादून की, वो केदारखंड का भाग ही माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए स्कंद पुराण के अनुसार। ठीक है, तो कभी ऐसा पूछा जाए, जनरली ये पूछा नहीं जाएगा आई थिंक, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका
पौराणिक इतिहास, रामायण महाभारत से इसका संबंध, पुरातात्विक इतिहास और शिलालेख व भग्नावशेष। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पुरातात्विक इतिहास से ही आते हैं। जो दो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। पहला क्या है, कालसी में जो शिलालेख मिला है। दूसरा, कौन सा चीनी यात्री आया था यहाँ पर, 7वीं शताब्दी में आया था, ये भी आप याद रखिएगा, जो चीनी यात्री था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो शासन है, यहाँ पर किस किस किन किन का शासन रहा है, कौन कौन यहाँ पर हमले, किस किस ने यहाँ पर हमले किए हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, जो इसी तरह से नोट कर लीजिएगा लाइन से, ताकि आप याद करने में आसानी रहे। तो देखिए, शासन और हमलों के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है आपकी महमूद गजनवी के हमले से। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में यह हमला किया था इस घाटी में। ठीक है, इस घाटी में महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में हमला किया था। इसके बाद जिक्र आता है तैमूर लंग का हमला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका 1368 में, 1368 में तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था। इसके बाद जो इस क्षेत्र पर शासन रहा था, आपको मालूम है, दून घाटी में गुरु राम राय संप्रदाय यहाँ पर स्थापित हुआ था, जिसकी हमने बात कर ली थी जब हम इसके नामकरण का इतिहास पढ़ रहे थे आगे। तो उसमें हमने बात कर ली थी 1699 में गुरु राम राय जो थे उन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना की थी। उसी के बाद इसको देहरादून कहा जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1675 में बेसिकली आए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 1699 में गुरु राम राय ने गुरुद्वारा बनवाया। 1707 में कंप्लीट हुआ, और इसी के बाद से झंडा मेला भी यहाँ पर लगाया जाता है। 2-3 पॉइंट है, इसको भी आप पहले ही आपने नोट कर लिया होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कुछ और लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। जैसे कि बात करें 1757 की, 1757 में यहाँ पर रूहेला सरदार नाम का एक शासक था, उसने यहाँ पर हमला किया था। 1785 में गुलाम कादी ने यहाँ पर हमले किए थे। ठीक है, हमला किया था गुलाम कादी नाम के एक शासक ने। तो ये कुछ हमले हुए थे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं गोरखा शासन की। देखिए, 1795 के बाद, लगभग 1795 से 1815 तक गोरखाओं का यहाँ पर शासन था। ठीक है, नेपाली गोरखा जो थे उनका यहाँ पर ये शासन रहा था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर कभी पूछा जाए तो 1815 तक गोरखाओं का यहाँ पर शासन रहा था इस घाटी में। ठीक है, देहरादून घाटी में। हालांकि और इलाकों में भी था इससे पहले, जो अन्य जिले हैं वहाँ पर भी गोरखाओं का शासन रहा था। जब आप इतिहास आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो 1815 में गोरखाओं का शासन यहाँ पर हुआ। उसके बाद 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं पर आक्रमण किया, और ये जो पूरा इलाका है वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेज़ों का शासन देहरादून में कब से शुरू हुआ, तो ये 1816 से यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक है, अब जिले के रूप में गढ़वाल का हिस्सा कब बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लीजिए। 1968 में देहरादून जो है मेरठ मंडल से हटकर, ठीक है, पहले ही क्या था, मेरठ मंडल का हिस्सा था, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। 1968 से पहले तो मेरठ मंडल से हटकर ये गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था 1968 में। ठीक है, तो जिले के रूप में गढ़वाल का हिस्सा कब बना, तो ये बना था 1968 में, 1970 के दशक में आप कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, माफ़ कीजिएगा, देहरादून की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1817 में। ये भी आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो देहरादून जिला है वो जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया था अगर पूछा जाए, तो ये है आपका 1817 में। और गढ़वाल का हिस्सा कब बना था, 1968 में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के देहरादून में जो प्रमुख नदियाँ यहाँ से बहकर निकलती हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो देहरादून है उसकी स्थिति क्या है, भौगोलिक हिमालय क्षेत्र में अगर स्थिति पूछी जाए कभी तो उसकी स्थिति क्या है, उसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि बेसिकली दून का मतलब क्या है। दून का मतलब मैंने आगे बता दिया था पहले, एक बार और समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में से कहते हैं हिमालय की तराई और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच जो बसी हुई घाटियाँ होती हैं वो होता है दून। ठीक है, तो इस लाइन से ही आप समझ गए होंगे, ये जो मैंने आपको बताया हिमालय की तराई और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच बसी घाटी। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसके बीच बसी हुई एक घाटी है देहरादून। ठीक है, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें भौगोलिक रूप से ये कहाँ बसा हुआ है,
तो इसका आंसर है शिवालिक की पहाड़ियों और मध्य हिमालय के बीच। ठीक है, बस इतना ही इसका आंसर है। भौगोलिक रूप से अगर बात की जाए तो देहरादून शिवालिक की पहाड़ियों और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। किस ऊंचाई पर स्थित है? ये पहाड़ियों की जिसकी जो लेंथ होती है जनरली शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, ये होती है आपकी 650 से 750 मीटर के आसपास। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा वेरी कर सकता है ऊपर नीचे, तो ये इसी के आसपास यहाँ पर इसकी ऊंचाई रहती है। देखिए बेसिकली देहरादून की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा भावर और तराई के क्षेत्र में भी आता है, तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जो देहरादून है वो आपका शिवालिक की पहाड़ियों और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये है आपका रफली डायग्राम बना लीजिए देहरादून का। ठीक है, ये एक डायग्राम है देहरादून का। अच्छा, अब इसमें बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ से बहने वाली। और एक और चीज़, जो घाटियों का निर्माण होता है ना, वो भी आपकी नदियों की फ्लो की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछता है आपसे कि देहरादून घाटी जो है वो किस नदी के फ्लो से इसका निर्माण हुआ है, तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये यमुना नदी के बहाव के कारण, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, उसके कारण एक पूरी घाटी बनी थी। ठीक है, भौगोलिक रूप से। तो ये आपको समझना है। अब देखिए इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिए, और मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया आपका फ्लो यमुना नदी का। टोंस नदी की बात करें तो ये है आपका टोंस नदी जो कि बॉर्डर से लगते हुए निकलती है। इसके बाद आता है आसन नदी जो कि यहाँ पर बहती है, और उसके बाद आता है सोंग नदी। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रमुख नदियाँ। कुछ और हैं इंपॉर्टेंट नदी, लेकिन मेनली हम 4 पर ही बात करेंगे जो मुख्य है यहाँ पर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यमुना नदी की बात करें, देखिए मैंने अपवाह तंत्र में सारी चीज़ें समझाई हैं डिटेल में। यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान कौन सा है? बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर। इसकी बात मैंने पहले की है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यमुना नदी का फ्लो ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बहता है। इसके बाद बात करें इसकी सहायक नदी की, तो देखिए यहाँ से एक नदी निकल रही है, टॉन्स नदी। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की पतली, यही पूरी नदियों का फ्लो दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये है आपका टोंस नदी जो लगभग बॉर्डर से होते हुए निकलता है यहाँ से, देखिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। बेसिकली इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक डायग्राम बना लीजिए रफ, और उसी के हिसाब से आप समझ जाएंगे। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि देहरादून से बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है जिसका उद्गम स्थल है बंदरपूछ पर्वत यमुनोत्री ग्लेशियर। इसकी सहायक नदी पूछा जाए तो यह है आपका टोंस। इसके बाद आता है आसन नदी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया आसन नदी। तो इसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद है आपका सोंग नदी। ठीक है, ये है आपका सोंग नदी, तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए। तो ये मुख्य 4 नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी पूछा जाए कि मुख्य रूप से यहाँ पर कितनी नदियाँ बहती हैं, तो 4 बहती हैं। हालांकि कुछ और है, रिस्पाना भी एक नदी है जो फ़िलहाल इनएक्टिव है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट है आपकी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं नदियों को लेकर। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो वीडियो है यहीं पर हम ख़त्म करने वाले हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। और किसी आंकड़े में आपको दिक्कत है समझने में तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हालांकि कई ऐसे आंकड़े हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं यहाँ पर, चाहे वो इतिहास की बात करें, इस क्षेत्र में आक्रमण की बात करें, उसमें भी कई चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं। मुख्य रूप से जो भी चीज़ें हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सही बताई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादातर सवाल आपके वहीं से बनने वाले हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है आपका, उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट।
अब इसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई है नोट करने को वो नोट कर लीजिए आप। और अगला जो पार्ट है उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी देहरादून डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।